हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है टिश्यू। हम पढ़ रहे थे ऊतकों के बारे में और आप पढ़ रहे थे यहाँ पे प्लांट टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में, जिनमें हमने देखा था जो जंतु ऊतक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपने बात की है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या फंक्शन इनके होते हैं, आपने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। अब हम बात करें यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू फर्दर हमारे पास 4 टाइप के आते हैं, जिनमें आप बात कर रहे हैं ब्लड की, यानी कि ब्लड जो है वो एक तरल ऊतक है। तो हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। तो अपना टॉपिक आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हमने कहा कि ये क्या होते हैं, 4 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर और चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के बारे में आपने क्या कहा कि जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ये क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, यानी कि ऐसी कवरिंग है, ऐसा आवरण है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की। उससे पहले आपने क्या करना है, एपिथेलियल टिश्यू को आपने अच्छे से पढ़ना है। आपने क्या देखा, जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जितनी भी कैविटीज पाई जा रही है वहाँ पे पाए जा रहे हैं। चाहे आप मुख की बात करिए, चाहे आप किडनी ट्यूब्यूल्स की बात कीजिए, या आप स्किन की बात कीजिए, स्किन में भी क्या पाई जाती हैं, यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। चाहे आप एल्विलाई की बात कीजिए। फंक्शन क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको पहली लाइन में ही क्लियर हो रहा है कि क्या कर रहे हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि ये एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, यानी कि अवशोषण का काम करेंगे, और यहाँ पे ये सिक्रीशन का भी काम करेंगे, यानी कि श्रावण का भी काम करेंगे। तो आपने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार के जो एपिथेलियल टिश्यू थे उसके अकॉर्डिंग उनकी लोकेशन अलग अलग थी और उनके फंक्शन अलग अलग थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करें स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो सबसे पहले आपने किसकी बात की है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बात की है, जो कि कहाँ पे, एल्विलाई में पाए जा रहे हैं। अब एल्विलाई में पाए जा रहे हैं तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, एल्विलाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। ठीक है, एल्विलाई का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज करना। कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, और आपने क्या कहा, एल्विलाई क्या करेगा, एल्विलाई में क्या आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, और ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो एल्विलाई से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, ब्लड में चला जाएगा। और यहाँ पे ब्लड में क्या होगा, अलग अलग पार्ट से यहाँ पे CO2 आता है। इस प्रकार से CO2 आएगा और ये CO2 फर्दर कहाँ पे चला जाएगा, हमने कहा एल्विलाई में चला जाएगा। एल्विलाई से जो CO2 है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो एल्विलाई में हो क्या रहा है, हमने कहा एल्विलाई में यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का काम हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का है। वही अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या बात हुई थी, अगर सिंगल लेयर है तो सिंपल स्क्वैमस कह दे रहे हैं, अब अगर बहुत सारी लेयर है तो हमने कहा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कह दे रहे हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं, हमने कहा ये स्किन में पाई जाती हैं। स्किन में पाई जाती है, तो यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है, यहीं पे इनका फंक्शन है हमें सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, यहीं पे इनका फंक्शन क्या है, यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना। फिर हमने कहा कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। और आपको ये पता होगा कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा सीलेटेड कॉलमनर कहाँ पे पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पाए जाते हैं। क्यूबॉइडल कहाँ पे पाए जा रहे हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जा रहे हैं। ग्लैंडुलर कहाँ पे पाए जा रहे हैं, स्वेट ग्लैंड में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड है वहाँ पे क्या होगा, स्वेट का सिक्रीशन होगा। क्या होता है, जो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड होती है वहां से स्वेट यानी कि जो पसीना है वो आपका निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जहां आपने कहा कहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कहीं आपने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है। कहीं आपने कहा कि यहाँ पे क्या होगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और कहीं पे यहाँ पे क्या होगा, चीजों का एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान हो रहा है। तो क्या कहा आपने कि लोकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के क्या है, एपिथेलियल टिश्यू हैं, और एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग फंक्शन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये बात तो हम कर चुके थे। हमारे पास जो दूसरे प्रकार का टिश्यू आता है वो है कनेक्टिव टिश्यू, जो फर्दर हमने कहा 4 प्रकार का होता है, एरियोलर है, एडिपोज है, स्केलेटल है और फ्लूइड है। सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया है वो चौथे नंबर का किया है, फ्लूइड वाला।
यानी कि हमने सबसे पहले तरल ऊतक को यहाँ पे स्टार्ट किया है। और तरल ऊतक का मतलब क्या है कि ये ऊतक कैसे होंगे, तरल होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो तरल ऊतक भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। और तरल ऊतक हमने कहा दो प्रकार के होते हैं। तो ब्लड के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम बात करेंगे लिम्फ की। तो दोनों ही क्या है, आपको इतना पता चल रहा है कि दोनों ही क्या है, ऊतक है। ब्लड भी ऊतक है और लिम्फ भी ऊतक है। और किस प्रकार के ऊतक है, हमने कहा तरल ऊतक है, क्योंकि आपको कैटेगरी बताई गई है, कैटेगरी आपको अलग अलग दिखाई गई है। तो हमने कहा कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसमें कौन से दो पार्ट आते हैं, ब्लड आता है और लिम्फ आता है। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। तो ब्लड के बारे में अभी तक आपने क्या जाना कि जो ब्लड है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है। हमने कहा जो ब्लड है, ब्लड का एक पोर्शन होता है प्लाज्मा और दूसरा पोर्शन होता है ब्लड सेल्स। ठीक है, दूसरा जो पोर्शन होता है वो ब्लड सेल्स होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अब ब्लड सेल्स में भी हमने कहा कि ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की हमने बात की थी। प्रीवियस लेक्चर में हमने तीन प्रकार के ब्लड सेल्स की बात की थी और तीनों प्रकार में हमने आरबीसी बोला था, हमने डब्ल्यूबीसी बोला था और हमने बात की थी ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तीनों का फंक्शन हमने देखा था, आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है और ब्लड प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, ये आपने देखा। तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो ब्लड है वो थ्रू आउट बॉडी हमारा क्या करता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। हमारे हर एक पार्ट में, हर एक ऑर्गन में क्या है, जो ब्लड है वो यहाँ पे फ्लो होता रहता है। इसीलिए आपको लोकेशन पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ब्लड की लोकेशन कहाँ पे होगी। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो हमने कहा द मेन फंक्शन ऑफ ब्लड इज टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हॉर्मोन्स इन द बॉडी। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले जो ब्लड का फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज है, जिसमें आप ऑक्सीजन और CO2 की बात करते हैं। फिर इसमें आपने क्या कहा था, जब आप पाचन को पढ़ रहे थे, जब आपने डाइजेशन पढ़ा तो आपने क्या कहा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी जो छोटी आंत है, जो छोटी आंत है, हमारी छोटी आंत में इस प्रकार की उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं। इस प्रकार से उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं विलाई। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, विलाई कहते हैं। अब ये जो विलाई होती हैं क्या है, छोटी आंत में पाचन लगभग पूरा हो जाता है, या आप कहिए कि पूरा कंप्लीट हो जाता है। छोटी आंत में जो पाचन है वो कंप्लीट हो जाता है और यहीं से क्या होगा, अब जो पाचित भोजन है उसका अवशोषण होगा। विलाई के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। विलाई के अंदर इस प्रकार से क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब विलाई क्या करेंगे, जो पाचित भोजन है, विलाई ने क्या किया, जो पाचित भोजन है उसे यहाँ से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे और कहाँ पहुंचाएंगे, ये पहुंचाएंगे ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड में पहुंचाएंगे। तो क्या करेगा ब्लड, ब्लड इस पाचित भोजन को हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को, हर एक सेल्स को प्रोवाइड कराएगा। तो क्या फंक्शन है यहाँ पे ब्लड का, हमने कहा गैसेस एक्सचेंज हो रही है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। हमने कहा जो फूड है, जो पाचित भोजन है, वो कहाँ पे जा रहा है, हर एक पार्ट को पहुंचाया जा रहा है। जो वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करके क्या किया जा रहा है, उसे कलेक्ट करके ऐसी ऑर्गन में भेजा जा रहा है कि जहाँ से वो रिमूव हो सके। ठीक है, जो हार्मोन्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपको ये पता होगा कि जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं ब्लड में और उसके द्वारा क्या होता है, ब्लड के द्वारा एक पार्ट से दूसरी पार्ट में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, आपने इसीलिए पढ़ा होगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन के बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए ये आपने क्या पढ़ा है, ब्लड के बारे में पढ़ा है कि ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आपको बताया गया है, therefore blood has a fluid matrix present in it which is called plasma। ठीक है, कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट इन इट विच इज कॉल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड है, ब्लड में एक मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने बात की थी, हमने कहा था कि जो यहाँ पे ब्लड है वो दो पार्ट से मिलकर के बना है, प्लाज्मा से मिलकर के बना है और ब्लड सेल से मिलकर के बना है। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्लड है, ब्लड में मैट्रिक्स होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जब आपने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था तो आपने क्या कहा था, आपने कहा था कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है वो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं और कनेक्टिव टिश्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स पाए जाते हैं। तो ब्लड में हमने क्या बोला, हमने कहा कि इसमें क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है और जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं।
द प्लाज्मा कंटेन रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब क्या होते हैं प्लाज्मा में, क्या होते हैं 3 प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं जो मिलकर क्या बनाती हैं, ब्लड बनाती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। द आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन पिगमेंट विच कैरीज ऑक्सीजन टू टिश्यू। ठीक है, ये बात हमने कर लिया। हमने कहा कि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन से बाइंड होगा, ऑक्सीजन से बाइंड होकर क्या करेगा, हर एक ऑर्गन को, हर एक टिश्यू को, हर एक सेल को क्या पहुंचाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचाएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट डिजीज एंड प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड व्हेन इंजर्ड। ठीक है, तीनों का फंक्शन आपको बता दिया है। आरबीसी क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, यहाँ पे आपको, आपकी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाता है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, फिर हमने क्या बात की, हमने कहा द प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन प्रोटीन एंड हॉर्मोन्स इन इट। ठीक है, क्या क्या होता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा में क्या है, प्रोटीन पाया जा रहा है और हार्मोन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको इतना पता है कि जो ब्लड है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है, क्या उसके फंक्शन होते हैं। तो क्या बात हमने की है ब्लड के बारे में, आपने एज अ साइंस स्टूडेंट आप ब्लड को खून नहीं कहेंगे, आप ब्लड को कहेंगे रक्त। चलिए, तो क्या बात हमने की, हमने कहा रक्त का मुख्य कार्य शरीर में गैसों, भोजन, अवशिष्ट पदार्थों और हार्मोनों का परिवहन करना है। ठीक है, ये सारे परिवहन किसके द्वारा हो रहे हैं, रक्त के द्वारा हो रहे हैं। फिर हमने कहा इसलिए रक्त में एक द्रव मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किसकी मदद से कर रहा है, प्लाज्मा की मदद से कर रहा है, क्योंकि लिक्विड है वहां पे। और अगर रक्त को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना है तो वो लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा प्लाज्मा में लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, अब आरबीसी का काम आपको बताया गया है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आरबीसी का फंक्शन आपको बता दिया गया है। फिर आपको बताया गया श्वेत रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ती हैं और चोट लगने पर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमने में शामिल होती हैं। अब यहाँ तक की जो बात है वो आपको आरबीसी का काम बताया गया है और यहाँ इससे आगे की जो लाइन है वो आपको बता रही है प्लेटलेट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में प्रोटीन और हार्मोन भी होते हैं। तो इतनी बात क्लियर है आपको। आपने क्या पढ़ा है, एक तरल ऊतक के बारे में पढ़ा है और तरल ऊतक क्या है, यहाँ पे ब्लड है। आपने ब्लड के पार्ट पढ़े और उसी के साथ उनके फंक्शन पढ़े। तो पहला पार्ट आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जो तरल ऊतक है, तरल ऊतक का पहला पार्ट हमने पढ़ लिया है जो कि है रक्त। अब हमारे पास जो दूसरा पार्ट आता है वो आता है लिम्फ। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। ठीक है, तो लिम्फ यहाँ पे ब्लड से ही रिलेटेड है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लिम्फ क्या है, एक तरल पदार्थ है यहाँ पे। ठीक है, तरल ऊतक है। अब आपको ये देखना है कि जो लिम्फ है वो ब्लड से रिलेटेड है, लेकिन ब्लड से किस प्रकार से अलग है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आपका आ गया है हार्ट। ठीक है, और हमने कहा ऊपर के पार्ट आपके पास आते हैं एट्रिया, नीचे के पार्ट आते हैं वेंट्रिकल। तो ये है आपके पास राइट एट्रिया और ये आपके पास है लेफ्ट एट्रिया। ये आपके पास है राइट वेंट्रिकल और ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से पंप किया जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट पार्ट को हम रेड कलर से दिखाएंगे क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट पार्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे पंप किया जा रहा है। और जो यहाँ पे राइट वाला पोर्शन है उसे हम क्या करेंगे, ब्लू पार्ट से दिखाएंगे, क्योंकि जब भी हम CO2 की बात करते हैं हम ब्लू पार्ट से यहाँ पे दिखाते हैं, ब्लू कलर से। चलिए, ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से पंप किया गया है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो गया है, पंप किया गया है। अब आपको इतना पता है कि ब्लड वेसल्स में आपने पढ़ा है, आपने आर्टरी के बारे में पढ़ा, आपने वेन के बारे में पढ़ा, आपने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी से फ्लो होता है। ठीक है, वो क्या होगा, आर्टरी से फ्लो होता है, आर्टरी से बहता है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ से बहता है, वेन से बहता है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड है ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड को अलग अलग क्या हो गया, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाया गया। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाया गया। इस प्रकार से ये ऑर्गन बन गए हैं।
अब इन ऑर्गन में क्या है, ऑक्सीजन को पहुंचाया गया, और आपको पता है कि जब ऑक्सीजन को पहुंचाया गया तो हर एक ऑर्गन में क्या फंक्शन हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हर एक ऑर्गन में फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कोई ऑर्गन, यहाँ पे आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ करके एनर्जी बना रहा है, प्लस यहाँ पे CO2 बना रहा है। ये बात हम बार बार कर चुके हैं अभी तक, आपको ये बात लर्न हो जानी चाहिए। तो जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ, इन ऑर्गन्स में गया, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्लस इसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है, हमने कहा यहाँ पे CO2 भी प्रोड्यूस होता है। क्या होगा, यहाँ पे CO2 भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एनर्जी भी सब में प्रोड्यूस होगी। अभी हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पे होगा, CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 प्रोड्यूस होगा तो क्या होता है फिर, देखिए ये है आर्टरीज और ये कैपिलरीज आ जाती हैं, ये क्या है, कैपिलरीज आ जाती हैं। तो क्या होगा, जब यहाँ पे CO2 का प्रोडक्शन हुआ तो कैपिलरीज के माध्यम से ये जो CO2 है ये कहाँ चला गया है, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपने क्या बात की, यहाँ से क्या आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, ये पूरा ऑक्सीजन आ रहा था, और यहाँ से क्या जा रहा है, CO2 जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, राइट एट्रिया में जा रहा है। जब आप ब्लड की फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समरी आपने क्या जानी, आपने कहा जो हार्ट होता है हमारा, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमने पढ़ा है, ठीक है। 2 एट्रिया हमारे पास होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, जो ऊपर के जो पार्ट होते हैं उसे हम एट्रिया कहते हैं, नीचे पार्ट को हम वेंट्रिकल कहते हैं। राइट और लेफ्ट में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं अपने हार्ट को। और आपको इतना पता है कि जो हमारा ब्लड पंप किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप किया जाता है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से किया जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पंप किया गया, पूरी बॉडी में पंप किया गया, ठीक है। और जब अलग अलग ऑर्गन में ऑक्सीजन गया तो फिर क्या हुआ, ब्लड जब अलग अलग ऑर्गन में गया, ये क्या है, ब्लड है, यहाँ पे क्या है, ब्लड है। ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, अभी आपने कहा कि ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड क्या लेके जाएगा, अलग अलग ऑर्गन में जो हमारा ब्लड है, हमारा रक्त है, वो ऑक्सीजन को लेकर के गया। और जब ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन दी हमारे ऑर्गन्स को, और हमारे ऑर्गन्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट था, जो CO2 था, वो हमारे रक्त के साथ मिल गया है। तो जब भी आपको ये ब्लू कलर से दिखाया जाता है, इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और ये क्या है, जो रेड कलर में आपको दिखाई देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है जिस ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और जिस ब्लड में CO2 का अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई है कि क्या हुआ, ये बात आप समझिए। अब बात है, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम लिम्फ के बारे में बात कर रहे थे, तो लिम्फ कहाँ पे आता है, हम तो सिर्फ यहाँ पे ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं, CO2 और O2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जो ब्लड पंप होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होता है, और किसके द्वारा बहता है, हमने कहा जो वेसल, ब्लड वेसल्स होती हैं, उसमें हमने आर्टरी के बारे में बात की है, हमने किसके बारे में बात की है, वेन के बारे में बात की है, और हमने किसके बारे में, कैपिलरी के बारे में बात की है। तो आर्टरीज में जब भी ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि जो प्रेशर है वो हाई होता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इसे पूरी हमारी बॉडी में क्या करना है, फ्लो करना है। तो जो हमारा हार्ट है वो एकदम बहुत प्रेशर से क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो जो आर्टरीज होती है उसमें जो प्रेशर होता है वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। वहीं अगर बात करें हम वेन की, तो वेन में जो प्रेशर होता है वो आर्टरीज के कंपैरिजन में कम होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें जो प्रेशर होता है हमारे वेन में वो कम प्रेशर होता है। तो क्या होगा, जब यहाँ पे जो कैपिलरीज है, देखिए कैपिलरीज ही क्या होती है, कैपिलरी क्या है, जो आर्टरीज और वेन के बीच का जो पार्ट है उसे कैपिलरी कह रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्गन को दिया गया और उसी ब्लड में CO2 मिला, तो बीच में कौन सा पार्ट आपको दिखाया जा रहा है, ये कैपिलरी का पार्ट आपको दिखाया जा रहा है। ये क्या है, कैपिलरी का पार्ट है, ठीक है। तो कैपिलरी क्या होती है, महीन होती हैं। आर्टरी और वेन के कंपैरिजन में कैसे होती है, बहुत पतली पतली संरचनाएं होती हैं, और ये बीच का पार्ट होती है, यानी आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने के लिए बीच का पार्ट होती हैं। तो आपने कहा कि आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वेन में प्रेशर बहुत कम होता है। तो इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, जब जो ब्लड है
जो जब यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है तो बीच में यहाँ से कुछ चीजें निकाल दी जाती हैं। अब मैं ये, आप जानते हैं ये कैपिलरी है, मैं ये हटा रही हूँ। देखिए हो क्या रहा है, जब ब्लड इधर पास हुआ, ब्लड तो सीधे पास हो रहा है, ब्लड सिर्फ क्या कर रहा है, चीजों को छोड़ता चला जा रहा है। ब्लड के पास ऑक्सीजन था, उसने ऑर्गन के पास छोड़ दिए हैं। अब ब्लड ने क्या किया, ऑर्गन के पास CO2 था, उसने CO2 को उठाया, ब्लड आगे की ओर फ्लो होता चला जा रहा है। लेकिन ब्लड ने क्या किया, जब वो आगे की ओर फ्लो हुआ तो उसने कुछ चीजें यहाँ से निकाल दी हैं, जैसे कि WBC, जैसे कि वाटर, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि हार्मोन। ये चीजें क्यों निकाली हैं, जिससे कि ब्लड का जो प्रेशर है यहाँ पे वो कम हो सके, जो वेन में जो प्रेशर है वो कम हो सके। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर रही हूँ क्या हुआ। देखिए हमने बात क्या की है, हमने कहा कि यहाँ पे जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को क्या किया, पंप किया, तो ब्लड क्या हुआ, अलग अलग ऑर्गन्स में गया और वो अलग अलग ऑर्गन को उसने क्या किया, ऑक्सीजन दे दी, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ज्यादा थी, ऑक्सीजन दे दी और बदले में क्या किया, CO2 को ले लिया है। जब CO2 को लिया तो धीरे धीरे जो आर्टरी से जो ब्लड है वो वेन में जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा है, वो वेन में बहता है। तो हमने कहा आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वेन में जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। तो जब भी ब्लड आर्टरी से वेन में जाता है कैपिलरी के माध्यम से, तो प्रेशर यहाँ पे कम होना पड़ेगा। प्रेशर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें यहाँ से निकल जाती हैं। कुछ चीजें क्या निकलती हैं, जैसे कि WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जिसे आप श्वेत रक्त कणिकाएं कह रहे हैं, कुछ मात्रा में पानी निकलेगा, प्रोटीन निकलेंगे, हार्मोन निकलेंगे, ये सारी जो चीजें हैं वो निकल जाती हैं। ठीक है, अब ये जो चीजें निकली हैं इसी को ही हम क्या कह दे रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं, लिम्फ के बारे में। और यही क्या है, हमारा लिम्फ है, यही हमारा क्या है, लिम्फ है। क्यों यहाँ पे ये चीजें अलग निकली हैं, ताकि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो सके। ठीक है, ताकि क्या हो, जो ब्लड प्रेशर है वो यहाँ पे कम हो सके। इतनी बात क्लियर है। तो पढ़ लेते हैं लिम्फ के बारे में। क्या पढ़ा हमने, हमने कहा लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड। अब देखिए जो लिम्फ होता है वो कलरलेस है। क्यों कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पे WBC निकला है। क्यों WBC निकला है, अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों WBC ही निकला है, क्यों RBC नहीं निकला, क्योंकि आपको पता है RBC का जो शेप है वो फिक्स होता है, इसीलिए वो इजिली नहीं निकल पाता है। WBC का जो शेप है वो चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है, इसीलिए WBC इजिली क्या होता है, रिमूव हो जाता है। अब WBC यहाँ पे आ गया है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है लिम्फ हमेशा कैसा होगा, कलरलेस होता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड दैट कैरीज व्हाइट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी इन लिम्फेटिक वेसल्स। अब देखिए लिम्फेटिक वेसल्स क्या होती हैं, हमने कहा ये बन गया है लिम्फ। अब ये लिम्फ ऐसे ही तैरता नहीं रहेगा, ये जो लिम्फ है ये ऐसे ही नहीं तैरेगा, क्योंकि हमने कहा ये है लिक्विड, ये क्या है, तरल ऊतक है। अब जैसे हमने कहा ब्लड तरल ऊतक है, तो वो या तो आर्टरीज में बह रहा है, या वेन्स में बह रहा है, या कैपिलरीज में बह रहा है। इसी प्रकार से जो लिम्फ है वो भी वेसल्स में बहता है, और उन वेसल्स को हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो वही चीज आपको सेम यहाँ पे बताई गई है कि जो यहाँ पे लिम्फ है वो कहाँ पे बहता है, लिम्फेटिक वेसल्स में बहता है। ठीक है, there are lymphatic organs present in the body that produce lymph and together form the lymphatic system. ठीक है, some of them are lymph nodes and tonsils. अब आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो lymphatic organs है वो क्या है। तो क्या पढ़ा आपने lymph के बारे में, आपने कहा lymph यानी कि जिसे आप लसिका कहते हैं, लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो पूरे मानव शरीर में लसिका वाहिकाओं में सफेद रक्त कोशिकाओं को ले जाती है। क्या होगा इसका काम, ये भी क्या करेगा, यहाँ पे कंडक्शन का ही काम कर रहा है, परिवहन का ही काम कर रहा है। कौन, यहाँ पे लसिका। ठीक है, शरीर में लिम्फॉइड ऑर्गन मौजूद होते हैं जो लिम्फ का उत्पादन करते हैं और साथ में लसिका प्रणाली का निर्माण करते हैं। उनमें से कुछ लिम्फ नोड और टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आप लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे, आप टॉन्सिल्स के बारे में पढ़ेंगे, आप लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और तब आप और अच्छे से इन चीजों को समझेंगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा, लिम्फ के बारे में जाना है, लिम्फ का जो निर्माण है वो कैसे होता है ये आपने समझा है। अब आपके पास यहाँ पे क्या आती है, इमेज आती है। इमेज के माध्यम से आपको क्या बताया गया है, यहाँ पे आपको आर्टरीज दिखाई गई है। सबसे पहले देखिए आर्टरीज को देखिए और वेन को देखिए। ये आपको आर्टरीज दिखाई गई हैं, ये आपको वेन दिखाई गई हैं। ठीक है, और बीच में ये जो आपको नेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है कैपिलरीज।
अब यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये आपको लिम्फ कैपिलरी दिखाई दे रही है, यानी कि वो छोटे छोटे वेसल्स जो कि यहाँ पे लिम्फ को कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, लिम्फ कैपिलरी कह रहे हैं। लिम्फ कैपिलरी कहाँ पे जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में जाएंगी। अब ये क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स आ गई। आपको पता है कैपिलरी छोटी होती हैं, वेसल्स बड़ी होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो आप जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसे यहाँ पे नोट कर सकते हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने पढ़ा यहाँ पे तरल ऊतकों के बारे में, जिसमें आपने ब्लड के बारे में जाना और लिम्फ के बारे में जाना। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आप घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।